तो सोशल फार्मेसी में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा है, जिसका है लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में चल रहा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमने सब कुछ कर लिया, सिर्फ बचा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस और इबोला। तो आज ये दो डिजीज हम लोग करने वाले हैं। देखो यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमने ट्यूबरकुलोसिस और इबोला बचा है, बाकी एक्यूट, मेनिंजियल, हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मम्स, रुबेला, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सारे खत्म कर लिए। राइट, तो आज शुरू करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक क्षय रोग, एमबीटी या टीबी, ट्यूबरकल बैसिलस के नाम से जाना जाता है। कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरिया या आमतौर माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, जिनकी वजह से ये फेफड़ों पर हमला कर देते हैं, यानी हमारे लंग्स पे, और लंग्स के साथ साथ जब अनट्रीटेड छूट जाते हैं तो बॉडी के और भी पार्ट में ये इंफेक्शन फैला देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बेसिकली लक्षण की अगर बात करें, मीन सिम्टम की बात करें, 3 हफ्ते से ज्यादा का समय तक अगर खांसी आती रहे, सांस का फूलना, सांस लेने में तकलीफ, शाम को अक्सर बुखार चढ़ जाना, सीने में दर्द होना, अचानक वजन का घटना, भूख में कमी आना, बलगम के साथ खून आ जाना। टीबी के लक्षणों की पहचान के बाद तुरंत चिकित्सक इलाज के तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। यह कोर्स लगभग 6 महीने, अधिकतम 9 महीने की अवधि तक होता है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया मर जाता है और मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके टीबी के ऊपर एक मिथ है, टीबी एक जेनेटिक डिजीज होती है, ऐसा मिथ लोगों को कहते हैं, लेकिन यह एक बिल्कुल भी जेनेटिक डिजीज नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती है। टीबी का बैक्टीरिया तब संक्रमित होता है जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, या फिर जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें बैलेंस डाइट नहीं रह जाती है, माल न्यूट्रिशन जिनको होता है उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हिंदी की बात रही। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स। हम वैसे भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज पढ़ रहे हैं। कंपेयर टू अदर डिजीज कॉज द सिंगल इन्फेक्शन एजेंट, इट इज सेकंड लार्जेस्ट किलर ग्लोबली। ये एक तरह से एक समय था जैसे कोविड था, कोविड से डर था, उसी तरह टीबी से डर था। मींस काफी समय के पहले की बात अगर बताया जाए, टीबी का मतलब जैसे कैंसर, मतलब लाइलाज बीमारी है ना। रॉबर्ट कोच जर्मन माइक्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोबियल विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस। कब? 1882 में। ट्यूबरकुलोसिस इज अमंग द टॉप 3 कॉज ऑफ डेथ फॉर वुमेन एज 15 से 44। फीमेल्स में 15 से 44 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें टॉप मोस्ट जो डेड होने वाली हैं, मींस मरने वाली औरतें हैं, उसमें टॉप मोस्ट 3 कारण में ट्यूबरकुलोसिस भी एक है। WHO का कहना है 9 मिलियन पीपल हर साल टीबी से बीमार पड़ते हैं, हर साल। अब 2 तरह का एक होता है, एक लेटेंट टीबी होता है, एक एक्टिव टीबी होता है। जो लेटेंट टीबी होता है, टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर है लेकिन इनएक्टिव कंडीशन में, मींस वो आपको इंफेक्शन नहीं फैला रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दे कॉज नो सिम्टम एंड नॉट कंटेजियस बट दे कैन बी एक्टिव। अगर वो आपकी बॉडी में पड़ा है, आराम से बिंदास इंतजार कर रहा है कि कब आप कमजोर पड़ो, मींस कब आपकी इम्यूनिटी वीक हो, जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक होगी वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव टीबी की बात करें, ये वो बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर है और टीबी कॉज कर रहा है, टीबी के सिम्टम भी बता रहा है। मींस ये जितने भी हैं ऑल जो एजेस हैं, मींस सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ये क्या है, खतरनाक है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट अटैक्स बोथ पल्मोनरी एंड नॉन पल्मोनरी टिश्यू। तो अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस, पहली चीज तो बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। दूसरी बात, ये पल्मोनरी एंड नॉन पल्मोनरी दोनों तरह के टिश्यूज को पर अटैक करती है। अगर सिंपल एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है, ह्यूमन या बोविन सोर्स, ठीक, यानी दूध से भी फैल जाता है। एज सेक्स की बात करें, किसी भी एज में मेल्स में ज्यादा है ना। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी फ्रॉम द सेवरल मंथ टू फ्यू ईयर्स, मींस कब तक आदमी बीमार रह सकता है, कुछ मतलब कई महीनों से लेके कुछ सालों तक भी ये बीमारी चल सकती है। इम्यूनिटी की बात करें,
एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट नेचुरल इन्फेक्शन और द बीसीजी वैक्सीनेशन। मींस अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, या फिर बीसीजी का इंजेक्शन लगता है बच्चों को, तो बीसीजी का जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से भी टीबी नहीं होती, मींस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 6 वीक फॉर प्राइमरी लेशन एंड 1 ईयर फॉर डिजीज टू डेवलप। मींस 1 साल लगभग लग जाता है डिजीज को डेवलप होने में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा भाई, सिक, कमजोरी फील होगी, बुखार आएगा, ठंडी लगेगी, और 3 हफ्ते से ज्यादा कफ अगर है तो इट मींस टीबी हो सकती है। चेस्ट में पेन बना रहेगा। मोस्टली लंग्स का जो पार्ट है वो अफेक्टेड होता है सबसे ज्यादा। विदाउट ट्रीटमेंट टीबी कैन बी एक्सप्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, या ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया, टीबी का टाइम पे डिटेक्शन नहीं हुआ, तो दूसरे बॉडी के पार्ट्स को भी अफेक्ट करेगा, और साथ साथ ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो चूंकि रेस्पिरेटरी डिजीज है तो लंग्स से कफ, स्नीजिंग, स्पिट, या जोर से हंसना, जोर से बोलना, जितना जोर से हंसोगे, जितना जोर से बोलोगे, उतना ड्रॉपलेट्स आपके दूर तक जाएंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ब्लड टेस्ट करवा के सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं ना, या सीटी स्कैन करवा सकते हैं। ठीक, दोनों क्रॉस हो गया। एमडीआर टीबी इज मोर डिफिकल्ट टू डायग्नोस देन द रेगुलर टीबी। एमडीआर टीबी कौन सी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी होती है, मींस कई दवाओं से रेजिस्टेंट हो जाती है ना। तो इस तरह की टीबी जो है जल्दी डायग्नोस्ड नहीं होती है। इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है भाई कि ये बीमारी ना हो। फार्मासिस्ट क्या कहेगा, सिखाएगा लोगों को कि भाई कैसे मेजर्स लेने हैं, जनरल मेजर्स टू प्रिवेंट द टीबी, यार इसके इन्फेक्शन से कैसे बचोगे। मुंह को कवर रखो, फेस मास्क रखो, ऐसी जगह पर रहो जहां वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और पीपल्स का क्राउड, लोगों की भीड़ से थोड़ी सी दूरी बना के रखो। राइट। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट की अगर सिंपली बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ टीबी पेशेंट क्योर्ड होते हैं अगर सही तरीके से सही मेडिकेशन उनको मिलता है और सही तरीके से वो एडमिनिस्टर होता है। टाइप, लेंथ, ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक डिपेंड होता है पीपल की एज में कि कितनी हाई एंटीबायोटिक उसको दी जा सकती है, उसकी उम्र के हिसाब से, ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से। टीबी लेटेंट जो होती है वो एक्टिव टाइप होती है। अब ये डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट में टीबी हुई है, उसका इन्फेक्शन किस पार्ट में हुआ, लंग्स के साथ साथ। एंटीबायोटिक यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी टेकन लॉन्ग टाइम, लगभग 6 महीने तक एंटीबायोटिक या इससे ज्यादा भी किया जा, इसकी जो 6 महीने से ज्यादा इसका ट्रीटमेंट चल सकता है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक इतने लंबे समय तक खाने से आपके इंटेस्टाइन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो डेंजर हो सकता है, मतलब वो खत्म हो सकता है। दूसरा, लीवर टॉक्सिकोसिस हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी टॉक्सिसिटी है भाई, ज्यादा एंटीबायोटिक खाओगे ज्यादा टॉक्सिक होगा, और ये टॉक्सिसिटी रिमूव करने का जिम्मेदारी किसकी है, एक जिम्मेदार शख्स की, जो होता है हमारी बॉडी में लीवर। कुछ स्पेसिफिक मेजर्स की बात करें ट्यूबरकुलोसिस से, तो टीबी पेशेंट शुड बी डिटेक्टेड अर्ली, जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए। कैसे, स्पुटम से, चेस्ट का एक्सरे करवा के, या ट्यूबरकुलिन टेस्ट से, इनसे डिटेक्शन जल्दी हो सकता है। जितनी जल्दी डिटेक्ट हो उतनी जल्दी पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए, ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। और ऐसे लोग जब स्पुटम करते हैं तो खुले में कभी ना करें, उससे इंफेक्शन किसी को फैल सकता है। क्लोज्ड कप सिस्टम होता है, उसमें थूके और उसको डिस्पोज कर दिया जाए। ठीक, फेस मास्क लगा के रखें, और जो भी न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको बीसीजी का वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है। दूसरा है इबोला वायरस डिजीज। इबोला वायरस डिजीज को हम ईवीडी भी बोलते हैं। इबोला वायरस, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, जो मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। ह्यूमंस में एक गंभीर बीमारी है जो फैलती है जानवरों से इंसानों में, जंगली जानवरों से, क्योंकि मानव की जो जाति होती है वो जैसे जो जंगलों में रहती है, उन भाई जंगलों में क्या भाई जानवरों का शिकार करती है ना, या जानवर पाल लिए जाते हैं, तो उनसे जो है इंसानों में हो जाती है। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास एक गांव था, जिसको अब कांगो कंट्री बोलते हैं, है ना, वहां पे सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। और वो जो देश है वो कहां, किसके, इबोला नदी के पास में स्थित है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया इबोला वायरस। और पशु से मानव में, जैसे
चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर और बहुत सारी ऐसी जो है जानवर हैं जंगल में जिनके पास जाने से इंसानों के करीब रहते हैं, जिससे जानवरों से ये इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। ठीक, मानव से मानव में, भाई एक इंसान से दूसरी इस इंसान में कैसे फैलेगी? ड्रॉपलेट से फैल सकती है। खुले में पॉटी कर लेते हैं, सुसु कर देते हैं, है ना, उल्टी कर देते हैं, इन सब चीजों से क्या है, इन्फेक्शन फैलता है, कंटेजियस होता है इबोला वायरस। ठीक है, फिर लक्षण की बात करें, अचानक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, इसमें बुखार, थकान, मांसपेशियों का दर्द, सिर दर्द, गले की खराश, उल्टी, है ना, किडनी खराब हो जाना, ये सब लक्षण जो है इसमें बहुत कॉमन है। इससे निजात के लिए क्या है, संक्रमण, मलेरिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, इन सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन सबके लक्षण जो हैं एक जैसे होते हैं। लेकिन जो इबोला वायरस का संक्रमण है इसकी पुष्टि की जा सकती कैसे? एलिजा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक कैप्चर एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से, एलिजा। ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे इसका डिटेक्शन हो जाता है कि भाई इबोला वायरस का इन्फेक्शन है या किसी और चीज का। अगर है तो कैसे बचोगे? टीकाकरण से। सबसे पहले इरवेबे वैक्सीन, जो इबोला वायरस जिनको हुआ है उनके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा प्रभावी ये वैक्सीन मानी गई है। 2020 में यूरोपियन मेडिसिन ने 1 वर्ष, एजेंसी ने 1 वर्ष और उससे अधिक के उम्र के लिए जब डेनोएड मावाबिया, जब नाम के टीके का निर्माण किया था और गवर्नमेंट से सिफारिश की थी कि इस टीके को हर एक किसी को लगवाया जाए जिससे इबोला वायरस के होने की खतरे को कम किया जा सके, है ना। इंग्लिश में देखते हैं, डेडली डिजीज है, ओकेजनली आउटब्रेक, कभी भी ये क्या है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा होती है ना। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो वहां पे ज्यादा होती है। इबोला वायरस डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मींस जानवर और इंसान दोनों में। बेसिकली ये जानवरों से ही इंसानों में आई। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस होता है विद इन द जीनस ऑफ इबोला वायरस। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं या इन्फेक्टेड मेल्स हैं या इन्फेक्टेड ह्यूमंस हैं। एज, सेक्स, लोवेस्ट रिस्क किसको? 5 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं। ज्यादा रिस्क इनको सबसे कम रिस्क होता है क्योंकि ये जानवरों के पास सबसे कम जाते हैं। हायर रिस्क में कौन से होते हैं? चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स, क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। रिस्क इंक्रीज्ड विद एज, 35 से ऊपर की जितनी भी एज है धीरे धीरे रिस्क बढ़ता जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। इम्यूनिटी नेचुरली एक्वायर्ड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल, अगर पहले आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं इबोला वायरस से और इन्फेक्शन के बाद ठीक हो चुके तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहते हैं जिससे एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप में, एक्टिव इम्यूनिटी आपके अंदर होती है तो आपको खतरा कम होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन का होता है इबोला वायरस का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या भाई? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ब्रोकन स्किन, नोज, आईज, माउथ, किससे? ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ऑब्जेक्ट सच एज द मेडिकल इक्विपमेंट, क्लॉथ, भाई कोई किसी के कपड़े पहन ले, कोई मेडिकल इक्विपमेंट, सिरिंज वगैरह लग जाए। सीमेन मींस इंटरकोर्स के दौरान। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें अगर तो फीवर आता है, वीकनेस, लॉस एपेटाइट, है ना, हिकअप्स आते हैं, बॉडी में पेन होता है, सोर थ्रोट, मींस रेस्पिरेटरी के जो क्लिनिकल सिम्टम्स है लगभग सबके सेम है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें, क्या होगा? जिसको भी ईवीडी हो जाएगा, इबोला वायरस हो जाएगा, तो प्रोटेक्शन के लिए फार्मासिस्ट आपको टीच करेगा और बोलेगा कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत रहिए जो लोग बीमार रहते हैं। अवॉइड कांटेक्ट विद सीमेन फ्रॉम द मेन हु रिकवर्ड फ्रॉम ईवीडी, मींस ऐसे शख्स के साथ इंटरकोर्स फीमेल्स को या मेल्स को नहीं करना चाहिए जो इबोला से जल्दी रिकवर हुआ है। राइट। अवॉइड द कॉन्टेक्ट आइटम्स, ऐसे लोगों जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी बॉडी से फ्लूइड नहीं लेना चाहिए, मींस ब्लड वगैरह नहीं लेना चाहिए, प्लाज्मा हो गया, है ना, ये सब चीजें नहीं चढ़वाना चाहिए। अवॉइड कॉन्टेक्ट नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मींस नॉन ह्यूमंस मींस एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में, इन्फेक्टेड एनिमल से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से मींस अल्टीमेटली कोई भी अगर इबोला से इन्फेक्टेड है तो उसके से किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं आना है। यही एक तरीका है जो बचाव कर सकता है। ठीक, तो ये बात रही टीबी और इबोला की। इसके साथ हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे। ओके, बाय।